गाइज, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई बुक लेकर। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे ना, वो बुक आपकी पूरी तरीके से सोच ही बदल देगी। एंड इस बुक से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, जिस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस बुक का नाम है माइंडसेट एंड जिसकी राइटर है डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक। कोई भी फील्ड हो आपका, एजुकेशनल फील्ड हो, गेमिंग फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो या फिर जॉब फील्ड हो, हर एक फील्ड में आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये हम इस बुक में जानेंगे। हमें से बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारा माइंडसेट ना बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम ग्रोथ माइंडसेट है। हम एकदम सीखने के भाव से अपना माइंडसेट सेट करते हैं, पर लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो फिक्स्ड होता है, किसी न किसी सिचुएशन में फिक्स्ड होता है। वो हम इस बुक में जानेंगे। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक शू डॉग की फुल स्टोरी नहीं सुनी है, मतलब नाइकी की स्टोरी नहीं सुनी है, तो सुन लीजिए। मैंने वो वीडियो 2 पार्ट्स में बनाई है, तो मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप सुन सकते हो। और अगर आपने वो वाली भी स्टोरी नहीं सुनी है जिसे सुनकर आपके एकदम होश उड़ जाएंगे, जिसकी स्टोरीज बहुत ज्यादा मस्त है एंड सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या गलतियां करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सो उस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वो भी जाकर आप सुन सकते हो। सो दोस्तों, बुक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं एंड इस बुक में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे आपको बताने के लिए, वो सारे पॉइंट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मानसिकता, मतलब हमारा माइंडसेट। जो हमारी राइटर है डॉक्टर कैरोल, वो ना कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके देखती हैं कि इनका इस स्थिति में कैसे माइंड काम करता है। ठीक है, वो 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करती है एंड उनको पजल्स देती हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले सबको पजल्स देती है, इजी वाली, हर कोई सॉल्व कर लेता है। जो क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं, जो लास्ट आते हैं जिनके ग्रेड्स कम आते हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी डॉक्टर को लगता है कि चलो इन सबका माइंडसेट एक जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा चौंकती तब है जब वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पजल्स देती हैं, और वो सबसे ज्यादा हैरान तब होती है जब वो ये देखती है जो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लाते हैं बच्चे, वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज से डर रहे होते हैं कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, ये वो, इस तरीके से बहाने मार रहे होते हैं। वहीं पर वो देखते हैं कि जो मीडियम बच्चे होते हैं, जो ना ज्यादा स्मार्ट होते हैं और ना ही ज्यादा लोअर होते हैं, उनमें से एक बच्चा बोलता है, वाह इतनी अच्छी पजल है, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी मैं इसको करने की कोशिश करूंगा और मैं इसे जरूर सॉल्व करूंगा। कुछ टाइम बाद वो बच्चा वो पजल सॉल्व कर लेता है। तब हमारी डॉक्टर को एक बात समझ में आती है कि हम लोगों को लगता है कि हमारा जो माइंड है ना, हमारे अंदर उतनी ही पावर है जितना हम उसको यूज कर सकते हैं। हम उतना ही चल सकते हैं जितना हमें रास्ता बताया गया है, हम उससे ज्यादा नहीं चल सकते। वो कहती है, उस बच्चे से मुझे पता चला, वो बच्चा मेरे लिए रोल मॉडल था, जिससे मुझे ये पता चला कि हम जितने अपने माइंड से काम करवा सकते हैं ना, हमारा माइंड उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो फिक्स्ड माइंडसेट है, इससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। पर लेकिन उस बच्चे से मुझे ये पता चला कि हम अपने माइंड की ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। वो बोलती है, ऐसे पहले के बहुत सारे लोग थे, पहले के बहुत सारे मंक्स थे जो इस चीज को बोलते थे कि हम अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे कि मेडिटेशन से हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई भी डिफिकल्ट काम है अगर हम उसमें घुस जाते हैं और पूरी शिद्दत से उसको करना चाहते हैं तो वो काम हम जरूर कर लेते हैं। हमारा दिमाग उस तरीके से दौड़ता है, हम अपनी दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। ये चीज उनको अब समझ में आई। सो इस बुक का पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है। वो डिफरेंट फील्ड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बताया है कि किस तरीके से हमारा फिक्स्ड माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है अगर हम बदलना चाहते हैं। आगे हमारी डॉक्टर बोलते हैं, आपका दृष्टिकोण इस बात पर गहरा असर डालता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। इसी से यह तय होता है कि आप वह व्यक्ति बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं और क्या वे चीजें हासिल कर पाते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, इंसान के जो गुण होते हैं ना, वो ताश के पत्ते की तरह नहीं होते जो आपको बांटे गए हैं और जिनके साथ आपको जीवन जीना होगा, क्योंकि आप उन्हें बदल नहीं सकते। आपको हमेशा खुद
खुद को और दूसरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करनी होगी कि आपके पास 3 इक्के हैं, जबकि मन ही मन आपको यह चिंता सता रही होगी कि आपके पास सिर्फ 2 ही दैले हैं। ऐसा फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वालों का ये सोचना है कि आपको जो ताश के पत्ते मिले हैं ना, वे विकास का शुरुआती बिंदु है। इसका मतलब है कि आप अपनी कोशिशें, अपनी रणनीतियों और दूसरों की सहायता के जरिए अपने बुनियादी गुणों का विकास कर सकते हो। दोस्तों, आगे डॉक्टर बोलती है कि आप ये देख सकते हैं कि वंचित गुणों को विकसित किया जा सकता है। इस विश्वास से सीखने के प्रति जोश बढ़ता है। बार बार ये साबित करने में समय क्यों बर्बाद करना कि आप कितने ज्यादा महान हो, जबकि उस समय में आप बेहतर बन सकते हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या करते हैं? अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको बदलने की कोशिश करते हैं। अपने आत्म गौरव को टेक लगाने वाले मित्रों या साझेदारियों की तलाश क्यों करते हो? वो लोग ऐसे दोस्तों को ढूंढते हैं, ऐसे दोस्तों के ग्रुप में बैठते हैं जो उनकी तारीफ कर सके, जो उनको ये बता सके कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तबकि आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आपके अंदर जो कमियां है ना, उनको सुधारा जाना चाहिए। और वही फिक्स माइंडसेट वाले, अगर उनसे कोई पास्ट में गलतियां हो जाती है ना, तो उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं, कभी भी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपनी क्षमता का विकास करो और पूरे जोश के साथ करना चाहिए। पूरे जोश के साथ हम काम करते हैं ना, वही हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। दोस्तों, हम सब में ये गुण होता है कि हम अपनी शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को अच्छे से पहचान सकें, लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाले ये अच्छे से जानते हैं कि वो कहाँ कमियां कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना फिक्स माइंडसेट रखना है या ग्रोथ माइंडसेट रखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 2, मानसिकताओं के भीतर। दोस्तों, ऑथर कहती है कि योग्यता के एक नहीं 2 अर्थ होते हैं। एक निश्चित योग्यता जिसे साबित करने की जरूरत पड़ती है, और एक परिवर्तनीय योग्यता जिसे सीख कर बढ़ा जा सकता है। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनको ये लगता है कि उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है और उन्हें कोई और सिखा नहीं सकता। और ये बात आपने देखा होगा कि वो हर किसी को साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो स्मार्ट हैं। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वो अच्छे हैं, वो स्मार्ट हैं। वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और लोग उनके चेंजेस को ही देखकर ये कहते हैं कि हाँ, ये इंसान स्मार्ट है। उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लोगों को दिखा देते हैं अपने काम के जरिए। दोस्तों, जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं ना, उन लोगों की दुनिया में सफलता का मतलब साबित करना होता है कि आप स्मार्ट हो या गुणी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए सफलता का मतलब होता है कोई नई चीज को सीखना, खुद को साबित ना करके कुछ नया सीखना। उसका मतलब है कि अपना विकास करना, अपनी ग्रोथ करना। हमारी ऑथर बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि बुद्धि एक ऐसी चीज है ना, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह आपको बस यूं ही नहीं मिल जाती। अगर जवाब सही होने का पूरा भरोसा ना हो तो ज्यादातर बच्चे किसी सवाल का जवाब देने के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। आमतौर पर मैं अपना हाथ उठा देती हूँ, क्योंकि अगर मेरा जवाब गलत हुआ ना, तो टीचर मेरी गलती सुधार देगी और मुझे सही जवाब पता चल जाएगा। या मैं अपना हाथ उठाकर यह कह देती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हो, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो। वो बोलती है इसी तरीके का यूज कर मैंने अपनी बुद्धि को बढ़ाया। ऑथर बोलती है कि सभी लोग सीखने के प्रेम के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले इसे बर्बाद कर देते हैं। उस टाइम के बारे में सोचो जब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा आनंद ले रहे थे, एक पजल सॉल्व कर रहे थे, खेल रहे थे, या कोई नया डांस सीख रहे थे। तब आपको ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगा होगा, आपका मन कर रहा होगा इसे छोड़कर बाहर निकल जाऊं, या शायद आपको अचानक से चक्कर, थकान, बोरियत या भूख महसूस हुई होगी। ऑथर कहती है कि जब ये आपके साथ नेक्स्ट टाइम हो ना, तो खुद को मूर्ख ना बनने दो। वो बोलती है कि ये कुछ और नहीं है, बल्कि आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। इट मींस डिफिकल्टीज को फेस करते टाइम जब आप उस समय सीखते हो, तो आपका जो माइंड होता है ना, उससे जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाते हो। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 3, योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई। और एक और चीज दोस्तों, अभी तक आप सिर्फ सुन रहे और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये भी गलत बात है ना। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर एंड बेल बटन को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ऑथर कहती है कि उन अवधियों के बारे में सोचो जब दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए थे और आपने सिर्फ ये मान लिया था कि वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट थे ना, आपसे ज्यादा स्मार्ट थे, इस वजह से वो आगे निकल गए थे। दोस्तों, अब ध्यान से इस बारे में सोचो कि उन्होंने ऐसी कौन सी बेहतर रणनीतियों का इस्तेमाल किया, या फिर खुद को कितना ज्यादा सिखाया था, कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत की
की थी और कितनी ज्यादा बाधाओं को पार करने के बाद वो सफल हुए थे। अगर आप चाहे तो आप भी हो सकते हैं उनकी तरह मेहनत करके, अफसोस मनाकर नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट थे और आप स्मार्ट नहीं हो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऑथर बोलती है कि आप ऐसी स्थिति में खुद को मूर्ख समझते हो जब आप किसी के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, जब आपको लगता है कि आपकी मानसिकता बस इतनी ही है, आपको सिर्फ इतना ही आता है। तब ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने ग्रोथ माइंडसेट का यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं पता तो शांति से बैठो, उसके बारे में सोचो, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो लोगों से पूछो, राय लो, फिर उसके बाद में सोचो कि अब आपको क्या करना है। आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे अगर आप अपने माइंड को कहते हो शांति से बैठ के कि मुझे जवाब चाहिए। तो आगे ऑथर बोलते हैं कि हमारा आधे से ज्यादा समाज निगेटिव रूप से पहले की जैसी सोच रखता है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तो उन्हें लगता है कि ये उनके समाज से मेल नहीं खाता। अगर आप ये काम करोगे तो वो शायद आपको इस समाज में नहीं देखना चाहेंगे। इसे रूढ़िवादी सोच कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो माइंडसेट है ना वो फिक्स्ड है। उन्हें यही लगता है कि जो वो करते आए हैं वही चीज आपको करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना ग्रोथ माइंडसेट के बारे में आपको समझाना चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो क्यों ग्रोथ करना चाहते हो। अगर वो समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं समझते ना तो उनके ऊपर फिर टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बट आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए लोगों को समझाने का। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैंपियन की मानसिकता। दोस्तों मान लो कि कोई ऐसा गेम है जिसमें आप बहुत ज्यादा बुरे, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। हाँ शायद आप बुरे हो सकते हो, लेकिन तब तक आप उसमें खुद को बुरा मत बोलो जब तक आपने बहुत बार कोशिश नहीं की हो। क्योंकि दोस्तों कई ऐसे खिलाड़ी हैं इस पूरी दुनिया में जो शुरुआत में उस खेल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और आज के टाइम में वो नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज में जब तक आप ट्राई नहीं करते, जब तक आप उसमें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप उसमें अच्छे हो या नहीं हो। इसीलिए अब जब हम हार मान जाते हैं ना तो हमें यही लगता है कि हम उस खेल के लायक बने ही नहीं है। ऑथर कहती है कि कई बार असाधारण प्रतिभा होना भी ना एक अभिशाप होता है। मतलब जो फिक्स माइंडसेट वाले खिलाड़ी होते हैं ना, उनके सामने अगर प्रॉब्लम्स आती है ना तो उनको वो फेस नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से खिलाड़ी होते हैं जिन्हें गेम बहुत ज्यादा इजी लगता है। उन्हें वो खेल तब तक इजी लगता है जब तक उस खेल में कोई रुकावट, कोई दीवार बीच में नहीं आ जाती। और जिस दिन रुकावट आ जाती है ना, ऐसी फिक्स माइंडसेट वाले लोग वो खेल को ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कर ही नहीं सकते। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी होते हैं ना, उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, उनका मतलब होता है सीखना और बेहतर बनना। दोस्तों जितना आप अपने गेम को दे सकते हो, अपने खेल को सुधार सकते हो ना, उससे ज्यादा प्राइजेस आपका गेम आपको दे जाता है, और उन लोगों को भी जो आपकी टीम में खेलते हैं। इसीलिए बिना कोशिश करे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5, मानसिकता और नेतृत्व। दोस्तों ऑथर बोलती है कि आप निश्चित मानसिकता वाले कार्यस्थल पर हो या फिर विकासवादी मानसिकता कार्यस्थल पर, क्या आप महसूस करते हैं कि लोग आपको मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं। शायद आप इससे ज्यादा विकासवादी मानसिकता वाला स्थान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खुद से शुरू करते हुए क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी गलतियों के बारे में कम रक्षात्मक बन सके, मतलब अपनी गलतियों को डिफेंड करने की जगह आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। क्या आपको मिलने वाले फीडबैक से आप ज्यादा लाभ ले सकते हो। क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आप खुद के लिए सीखने के ज्यादा अनुभव उत्पन्न कर सकते हो। तो दोस्तों किसी भी ऑफिस में अगर आप काम कर सकते हो ना, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखो। क्योंकि अगर कोई आपको फीडबैक देता है या फिर आपको कोई चीज बताता है तो अपनी ईगो पे मत ले जाओ कि हाँ मुझे सब, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ पता है। हर इंसान धीरे धीरे चीजों को सीखता है। कभी भी ये मत सोचो कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ। हमेशा अपना ग्रोथ माइंडसेट रखो, सीखने की इच्छा रखो, तभी आप किसी भी जगह किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपके आसपास के लोग फिक्स माइंडसेट वाले भी है ना, तो भी आप उनको भी समझा सकते हो। इससे आपकी ही नहीं आपके काम की भी ग्रोथ होगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वो ग्रोथ करेगा। दोस्तों अगर आप कोई कंपनी चलाते हो तो उसे मानसिकता के दृष्टिकोण से देखो। दोस्तों नौकरी में विकास करने के लिए ना अपने जो भी वर्कर्स है ना, उनकी मदद करो। तरीके सोचो कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। सोचो कि अपने कर्मचारियों को अपने सहयोगी, अपनी टीम के रूप में देखो और उसी तरीके का व्यवहार भी करना स्टार्ट करो। रणनीतियों की सूची बनाओ और उन्हें आजमाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है। आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस हो। सही समर्थन और विकास को बढ़ावा देने वाले फीडबैक से
कभी कोई नुकसान नहीं होता। आप किसी भी कंपनी के बॉस हो, अगर कोई आपका एग्जीक्यूटिव है जो आपको अच्छी सलाह दे रहा है, बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई फीडबैक दे रहा है, तो आपको वो फीडबैक सुनना चाहिए। अगर वो चीज अच्छी लगे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं मैं बॉस हूँ तो मैंने ये सब क्यों नहीं सोचा, ये मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है कि मुझे अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो चीज नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको मानो और उस फीडबैक को नोट करो और इम्प्रूवमेंट करो। आपको अपने बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, बीइंग अ गुड बॉस। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6, संबंध, प्रेम या उसके अभाव में मानसिकता। दोस्तों, जो सच्चे प्यार का भी रास्ता होता है ना, वो इतना भी आसान नहीं होता। उसमें बहुत ज्यादा दिल टूटते हैं, बहुत सारी आशाओं को मानना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, क्योंकि सच्चे प्यार को पाने के लिए भी ना बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। वो भी इतना इजी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है या फिर आपको पसंद नहीं करता तो आप अपने लिए बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हो और हमेशा ना उससे बदला लेने के बारे में सोचते रहते हो या फिर खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हो। तो और जिंदगी में कभी उस इंसान को भी माफ नहीं कर पाते हो ना खुद को माफ करते हो। ये सब करने वाले ना फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। उन्हें यही लगता है कि उनकी जो जिंदगी थी ना वो यही तक थी, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया ना तो आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। या तो फिर उससे वो बदला लेने के बारे में सोचते रहते हैं या फिर खुद को ही हर्ट करने लगते हैं। अगर इसी चीज को आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बनकर सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उस रिजेक्शन ने आपको क्या सिखाया। उस रिजेक्शन ने आपको ये सिखाया है कि आप इतने भी महान नहीं हो, लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। उस रिजेक्शन ने आपको ये सिखाया है कि जिंदगी में हर एक मुकाम पर आप सक्सेस नहीं पा सकते, कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट होना पड़ता है और उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों, क्या पता उस टाइम आपके लिए वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर बाद में आपको पता चलता है कि यार जो हुआ मेरी लाइफ में सही हुआ, वो रिजेक्शन ही सही था। उस इंसान को माफ करने की कोशिश करो। अगर उसने आपको रिजेक्ट किया है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। फिर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जब आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके रहो, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता। इसलिए समटाइम्स रिजेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि वो ही आपको सिखाते हैं कि बेटा जमीन पर ही रहो, हवा में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पता है रिजेक्शंस बहुत ज्यादा दुख देते हैं, पर लेकिन अगर हम उसको ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से देखेंगे, एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, तो हमें उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी। हजार बुराइयों में भी ना बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे नजरिए के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छी ही लगेंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी रिजेक्ट होते हो किसी भी फील्ड में, हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। ये नहीं है कि उसके बाद कोशिश करना बंद कर दो, अपने काम पर फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, इस सवाल का मुझे जवाब देना नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। हमारे लिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि हमारे बीच में कोई लड़ाइयाँ ना हो, किसी भी बात पर हम एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो, हर एक बात में हम एक दूसरे के सहमत हो, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें एक दूसरे की राय सेम हो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें लाइक्स डिसलाइक्स एक जैसी हो। दोस्तों, हर एक रिलेशनशिप में ना समस्याएं उठा, लेकिन हमें उसे एक ग्रोथ माइंडसेट की तरीके से देखना चाहिए। जो भी आपका पार्टनर है ना, उसके बीच उसमें जो भी खामियां है ना, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपसे कोई चीज अलग सोचता है ना तो शांति से बैठो, उसको सुनो, उसको फुल आजादी दो कि वो अपने मन की बात आपसे कह सके। कई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें वो डर की वजह से ही अपने मन की बात नहीं कह पाते और फिर उन रिलेशनशिप को ढोते हैं। जब दूसरा इंसान एक को चीट करने लगता है तब पूछते हैं कि तुम मुझे चीट क्यों करते, तब वो जाकर कहीं बताते कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं था, मैं शायद प्यार ही नहीं करता, दबाव की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया। तो ये सारी चीजें मत करो। अपने रिलेशनशिप को ऐसा मत रखो कि सामने वाला आपसे डरे। वो प्यार ही नहीं होता जिसमें हम अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने पार्टनर से कह ना सके। इसलिए शांति से बैठो, अपने पार्टनर की सारी जो भी बुराइयां हैं उनको एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कि उसमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए तो उसको बताओ कि हाँ तुम्हें ये चीज इम्प्रूव करनी चाहिए, जो क्योंकि वक्त के साथ बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी तरीके से खुद की कमियां भी देखो कि आपके अंदर क्या कमी है, तभी आपका एक रिलेशनशिप परफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। जब आप एक दूसरे की बातों को समझते हो, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अच्छे से जानते हो, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। और जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, चीजों को समझते हो ना, उसके बाद जो आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, उसको ना कोई भी नहीं तोड़ सकता। आगे ऑथर कहती है कि आप एक संकोची हो तो आपको सचमुच ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत है। हालांकि इससे आपके संकोच का इलाज तो नहीं होगा, लेकिन यह आपके मानसिक व्यवहार पर संकोच के दुष्प्रभाव को
दूर रखेगी। अगली बार अगर आप किसी सामाजिक स्थिति में जा रहे हो तो उन चीजों के बारे में सोचें। आप अपनी सामाजिक योग्यताओं को बेहतर बना सकते हैं और सामाजिक व्यवहार का उद्देश्य आलोचना नहीं बल्कि सीखना व आनंद लेना है। इसका अभ्यास करते रहें। इसीलिए दोस्तों किसी भी चीज में दोष देने की बजाय उसको सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोष देना बंद करो, सीखते जाओ अपनी लाइफ में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7 अभिभावक, शिक्षक और कोच, मानसिकता कहाँ से आती है। दोस्तों कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि आज मैं जो कर रहा हूँ ना उसकी वजह से मेरा बच्चा आगे चल के कमजोर बने, वो भी कुछ ना कर पाए। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर होने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे ना करें। वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं और नो डाउट उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। ऑथर कहती है कि पेरेंट्स का हर एक शब्द और हर एक काम बच्चों को एक संदेश भेजता है। कल वह सुने जो आप अपने बच्चों से कहते हैं और उन संदेशों पर गौर करें जो आप भेज रहे हो। क्या ये संदेश ये कहते हैं कि तुम्हारी स्थायी गुण है और मैं उनका मूल्यांकन कर रहा हूँ, या ये कहते हैं कि तुम एक विकासशील व्यक्ति हो और मेरी रुचि तुम्हारे विकास में है। अब पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को एक ग्रोथ माइंडसेट दे रहे हैं या फिर एक फिक्स माइंडसेट वाली स्थिति में रख रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा हमेशा से ना फिक्स माइंडसेट वाली स्थिति में रहा हो ना तो हमेशा उसका जो माइंडसेट रहता है ना वो आगे चलकर भी फिक्स्ड होता है और बहुत डिफिकल्टी से अगर वो चाहे तो ही ग्रोथ माइंडसेट बन सकता है। वरना ज्यादातर लोगों के जो माइंड होते हैं ना वो फिक्स्ड ही माइंडसेट होते हैं, बट हमें लगता है कि नहीं हमारा माइंडसेट फिक्स नहीं है। वो हमारी गलती भी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की गलती होती है। उन्हें हमें हमेशा से सिखाना चाहिए कि हमें हमेशा अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। अब शायद हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स की गलती हो। अगर गलती ढूंढने गए ना तो पता नहीं कितनी सारी पीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे। अगर अभी आप पेरेंट्स हो या पेरेंट्स बनने वाले और फिर आगे चल के पेरेंट्स बनोगे तो इस समरी को सुनने के बाद अपना जो माइंडसेट है ना वो ग्रोथ माइंडसेट कर लो, तभी आप अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट ग्रोथ माइंडसेट दे सकते हो। हमारे पेरेंट्स की आदत होती है कि जब हम छोटे होते हैं ना और कोई भी चीज कर रहे होते हैं तो हम भी कोई चीज कर रहे होते हैं, भले हम उसको बेकार करें या कुछ भी, तो हमारे पेरेंट्स हमसे यही बोलते हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया। वो बात अच्छी है कि हमारे पेरेंट्स हमारी प्रशंसा करते हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज की गलती करते हैं कि हमने उसमें कितनी मेहनत। एज अ पेरेंट उन्हें अपने बच्चों की मेहनत की प्रशंसा करनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया की प्रशंसा करनी चाहिए कि वो चीज करने में उसने यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाया, उस चीज पर अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि वो कंप्लीट करने के बाद। ताकि जब वो बड़ा होगा ना तो वो ये देखेगा कि ये जो सफर होता है ना हमेशा उसमें ही मजा आता है और वो ही मुझे बेहतर कैसे बनाना। जब आपका सफर बहुत बेहतर होगा ना तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई बच्चा गड़बड़ कर देता है ना खुद को सावधानी से देखें और सुने। याद रखें कि सृजनात्मक आलोचना वह फीडबैक है जिससे बच्चे को ये समझने में मदद मिलती है कि किसी चीज को कैसे सही किया जाए। ये वो फीडबैक नहीं है जो बच्चे पर थप्पा लगाता है या बहाना बनाता है। हर दिन के अंत में लिखें कि आपने अपने बच्चों को कौन कौन सी सृजनात्मक आलोचनाएं मतलब उनकी प्रक्रिया पर कैसी प्रशंसा की है। दोस्तों पेरेंट्स जो होते हैं ना हमेशा गोल तय करते हैं जिसकी दिशा में उनके बच्चे काम कर सकते हैं। प्रतिभा होना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो योग्यताओं और ज्ञान के व्यापक बनाता है। गौर से ध्यान दें कि आप अपने बच्चों के लिए कौन से लक्ष्य तय कर रहे हैं। और यही चीज टीचर्स के लिए भी कही है। अगर आप टीचर हो ना तो हमेशा याद रखें कि पैमाने पर काम करने से विद्यार्थियों का आत्मगौरव नहीं बढ़ता। विद्यार्थियों को उन तक पहुंचने के तरीके बताएं, बिना पैमानों को बढ़ने से भी आत्मगौरव नहीं बढ़ता। विकासवादी मानसिक सेट होता है आपको ऊंचे पैमाने तय करने और विद्यार्थियों को उन तक पहुंचाने का तरीका प्रदान करती है। विषयों को विकास की पृष्ठभूमि में पेश करने की कोशिश करें और विद्यार्थियों को प्रक्रिया संबंधी फीडबैक दें। ऑथर बोलती है मैं सोचती हूँ कि इसके बाद जो होगा वह आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बच्चों को गोल अचीव करने की बजाय इस गोल को अचीव करने की जो रास्ता है ना उसके बारे में बताएं कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। जब उन्हें उस रास्ते का ज्ञान होगा ना तो आपका गोल तो वैसे ही अचीव हो जाएगा। आगे ऑथर बोलती है क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हो जो बहुत ज्यादा धीमे चलते हैं और जिन्हें आप ये मानते हो कि वो पागल हैं और इतनी अच्छी तरीके से वो नहीं सीख सकते। बजाय इसके आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे, उनके पास सीखने की कौन सी रणनीति नहीं है। याद रखें महान शिक्षक प्रतिभा और बुद्धि के विकास में यकीन करते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया पर मुग्ध होते हैं। एंडिंग में ऑथर बोलती है पेरेंट्स हो, टीचर हो या कोचों के रूप में हमारा मिशन लोगों की क्षमता का विकास करना है। आइए ये करने के लिए हम विकासवादी मानसिकता के
सभी सबकों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा भी वह सब करें जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक का लास्ट चैप्टर है 8 बदलती मानसिकता। एंड हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप सिर्फ सुन ही रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे सुनना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर बोलती है, परिवर्तन में विश्वास ही विकासवादी मानसिकता का आधार है और मेरे काम का सबसे संतुष्टिदायक हिस्सा लोगों को बदलते देखना है। लोग जिन चीजों को महत्व देते हैं हम उन तक उन्हें पहुंचा देंगे। इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। सो हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं और कैसे इसको ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हो, चलिए फटाफट से इनको देखते हैं। तो हमारा पहला कदम है, ऑथर बोलती है कि आप मेरे मुंह से ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि पहला कदम है अपनी निश्चित मानसिकता को अंगीकार करना। आइए इसका सामना करते हैं। हम सभी में ये थोड़ी बहुत मानसिकता जरूर होती है। हम सभी विकासवादी और निश्चित मानसिकता का मिश्रण होते हैं और हमें ये बात स्वीकार करने की जरूरत है। ये कोई शर्मनाक स्वीकृति नहीं होगी। इसका तो बस ये मतलब है कि मानव जाति में आपका स्वागत है। ऑथर बोलती है कि हमें ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारे अंदर फिक्स माइंडसेट है, पर लेकिन हमें ये स्वीकार नहीं करना है कि ये कितनी बार प्रकट होता है और जब ये होती है तो कितनी बड़ी तबाही मचा देती है। तो हमारा जो दूसरा कदम है उसमें हम देखेंगे कि हमारा फिक्स माइंडसेट कहाँ कहाँ हमारे सामने आता है और हमें पता नहीं चलता। ये तब हो सकता है जब आप किसी बड़ी नई चुनौती को लेने के बारे में सोच रहे हो। तब आपके दिमाग में ये आएगा, यार ये करने की जरूरत ही क्या है, शायद सबको पता चल जाएगा अगर मैं ये करूंगा तो, शायद ये मेरे लिए सही है या नहीं। तब इस तरीके से हमारा फिक्स माइंडसेट वर्क करता है। या फिर ये तब होता है जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आलस का प्रदर्शन करते हो, जब भी आपका किसी से मतभेद होता है, जब भी आप किसी पार्टी में किसी से बात करने की कोशिश करते हो, संकोची हो जाते हो, जो आपका फिक्स माइंडसेट होता है ना वो प्रकट होता है। तभी जो आपका फिक्स माइंडसेट है ना वो ये बोलता है कि तुम्हारी असफलता तुम्हें परिभाषित नहीं करती। जाहिर सी बात है, असफलता और जो वर्ड होता है वो एकदम आपका माइंड चिल्ला कर बोलेगा और बाकी जो वर्ड्स है ना वो फुसफुसा कर बोलेगा। इसीलिए दोस्तों इस बारे में सोचे, हाल में आपको कब निश्चित मानसिकता में धकेला गया था? क्या हुआ जिसने आपकी निश्चित मानसिकता वाली छवि को आमंत्रित किया था? इसने आपके कान में क्या फुसफुसाया और आपको कैसा महसूस हुआ? तो इस बारे में जरूर सोचना कि आप जो आपका फिक्स माइंडसेट है ना वो कहाँ कहाँ काम करता है। और आज से ही अभी से ही ना ध्यान देना स्टार्ट कर दो। तीसरे कदम में ऑथर बोलती है कि आपको ना अपनी फिक्स माइंडसेट वाली छवि है ना उसको एक नाम दे देना चाहिए। इसी में एक स्टोरी शेयर करती है। ऑथर बोलती है कि जब सूजन मैकी वित्तीय एग्जीक्यूटिवों के साथ काम करती थी ना और जब उन्हें लगता था कि उनका फिक्स माइंडसेट वर्क करने लगा है, फिक्स माइंडसेट की छवि बाहर आ गई, तो उसको वो डुआन बोलती थी और बोलती थी कि अब ये डुआन आ गया है ना, अब ये सारी चीजों को खराब कर देगा। इस तरीके से उन्होंने अपने फिक्स माइंडसेट वाली छवि को ना एक नाम दे दिया। जब भी उन्हें लगता था ना कि उनका दिमाग अब फिक्स माइंडसेट में वर्क करने लगा है तो उसका नाम लेकर बोलने लगती थी। इससे क्या हुआ, ज्यादा बार रिपीट करने से उनको पता चल जाता था कि उनका फिक्स माइंडसेट कैसे काम करता है और इस वजह से वो धीरे धीरे इस चीज से दूर हो पाई। तो चलिए हमारा फोर्थ कदम देखते हैं। ऑथर बोलती है हर व्यक्ति की निश्चित मानसिकता वाली छवि होती है। ये समझने में हम लोगों के प्रति ज्यादा करुणा रख सकते हैं। इससे हम उनके संघर्ष समझ सकते हैं। ऑथर बोलती है कि जैसा कि मैंने पहले देखा था कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को मार पीट के फिक्स माइंडसेट वाली छवि को अपनाने के लिए बोल रहे थे। जिस तरीके से उनका माइंडसेट था उसी तरीके से वो अपने बच्चों का भी माइंडसेट उसी तरीके से करने वाले थे। वो बोलती है कि वे कमरे के सामने की ओर लगे मानसिकता चार्ट की ओर इशारा करते हैं और अपने बच्चों से खुद को सही करने को कहते हैं। और ऐसे टीचर्स भी होते हैं, कोच भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनका खुद का माइंडसेट तो फिक्स्ड होता ही है, वो अपने बच्चों का भी अपने स्टूडेंट्स का भी उसी तरीके से करना चाहते हैं। अगर वो बात नहीं मानते तो उनको मार मार के उसी तरीके से बना देना चाहते हैं। ऑथर बोलती है हम में से हर व्यक्ति को एक यात्रा करनी है। यह इस बात को स्वीकार करने से शुरू होती है कि हम सभी में दोनों मानसिकताएं हैं। फिर हम ये पहचानना सीखते हैं कि हमारे फिक्स माइंडसेट को प्रेरित कौन करता है, असफलताएं, आलोचनाएं, डेडलाइन या मतभेद। और हम ये समझने लगते हैं कि हमारे साथ क्या होता है जब हमारी निश्चित मानसिकता वाली छवि प्रेरित होती है। ये छवि कैसी है, फिर हम उसका क्या नाम है, यह हमें क्या सोचने, महसूस करने और करने पर विवश करती है, यह हमारे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रेरकों के बावजूद धीरे धीरे विकासवादी मानसिकता में बने रहना सीख सकते हैं जब हम अपनी छवि को शिक्षित करते हैं और उसे अपने साथ वाली विकासवादी मानसिकता की यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। आदर्श दृष्टि से हम इस बारे में
ज्यादा से ज्यादा सीखने की, हम दूसरों की यात्रा में भी उसकी मदद कर सकते हैं। सो दोस्तों, अपना माइंडसेट भी ग्रोथ माइंडसेट बनाओ और दूसरों की भी हेल्प करो कि उनका भी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन सके। ये तभी होगा जब आप ये वाली समरी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे, उन्हें भी सुनाओगे, तो शायद उनका भी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन सके। एंड आई होप ये बुक आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। अगर आप ये फुल बुक सुनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दे दूंगी, आप जाके बाय कर सकते हो। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसमें भी आप सुनना चाहते हो। एंड आई होप दोस्तों ये समरी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग मेरी बुक तो सुन लेते हो यार, बस सब्सक्राइब नहीं करते। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस बुक की समरी चाहिए, ठीक है। एंड सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।